हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन ट्री। तो डिसीजन थ्योरी में हमने जो हमारी पुरानी इससे पिछली वीडियोस में डिस्कस किया वो था सारा सिंगल स्टेज डिसीजन मेकिंग। सिंगल स्टेज इसलिए क्योंकि वहां पर हमारे पास हमने इवेंट्स आइडेंटिफाई किए, हमने अपने कोर्स ऑफ एक्शन या स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई की, हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया और कोई एक डिसीजन रूल लगाकर हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया। तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं सिंगल स्टेज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमने एक ही डिसीजन लिया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमारे डिसीजंस जो हैं वो हमें बार बार लेने पड़ते हैं, क्योंकि आज जो हम डिसीजन लेते हैं वो हो सकता है आने वाली जो सिचुएशन है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। और फिर अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल डिसीजन होता है वो कई स्टेजेस से निकलकर फिर एक हमारा फाइनल डिसीजन आता है। तो जहां पर हम मल्टी स्टेज डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं वहां पर हम किसकी हेल्प लेते हैं? डिसीजन ट्रीज की। क्योंकि जैसे ट्रीज में डिफरेंट ब्रांचेस एंड नोड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम पूरी प्रॉब्लम को, पूरी सिचुएशन को एक ट्री की तरह ही हम रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक जैसे बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल अभी हम लेते हैं। अभी हम आपको पूरा प्रोसीजर नहीं बता रहे, अभी हम पहले सिर्फ देखते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि डिसीजन ट्री कब कहाँ पर यूज हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट हमें पता है कि हमारा अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और आज से 3 या 4 महीने बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स एक्सपेक्टेड हैं। उसके लिए अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हम आज से ही पढ़ाई शुरू कर दें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे 2 महीने बाद इंटरनल एग्जाम्स होने हैं या माइनर एग्जाम्स होने हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर हमारी प्रिपरेशन कैसी हो, उसमें हमारी कितनी परसेंटेज आए। ठीक है। फिर दूसरी तरफ से हमारा कहीं घूमने का प्लान बन रखा है, तो हम सोचते हैं चलो 1 हफ्ता घूम लेते हैं या 10 दिन घूम लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि हमने डिसीजन क्या लेना है कि हम टुडे ओनली, आज ही पढ़ना शुरू करें, या फिर 1 वीक लेटर क्योंकि अभी हमें घूमने जाना है, या घर में किसी की शादी है, कोई फंक्शन आ गया है, या हमें कहीं मतलब कोई भी फॉर वट एवर रीजन हम आज पढ़ाई ना शुरू करके 1 हफ्ते बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है। अब अगर आज पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा टाइम टेबल कैसा रहेगा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारा 1 हफ्ते में एक सब्जेक्ट हो जाएगा या 2 हफ्ते में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और 1 हफ्ता अगर लेट स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लासेस मिस हो गई हैं, हमें वो भी चीजें कवर करनी है और अपनी भी पढ़ाई करनी है, तो उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। फिर अगर हमने आज पढ़ाई शुरू की और जो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि हम हर एक स्टेज पर हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है। कि अगर हमारे 2 महीने बाद हमने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी और 2 महीने बाद हमारे इंटरनल एग्जाम्स हैं, तो हम उसमें कितना स्कोर कर पाएंगे, और अगर हफ्ता लेट हमने कर दिया तो हमें और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और फिर हमारी कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितनी परसेंटेज आएगी। अब परसेंटेज 50% आ सकती है। ठीक है। हमने हमारी सपोज 50%, 60%, 70%। ठीक है। अब अगर 50% आते हैं तो हम क्या करें, 60% आते हैं तो हम क्या करें, 70% आते हैं तो हम क्या करें, और अगर फेल हो जाते हैं तो क्या करें। ठीक है। तो अभी आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उधर से आपको पूरा क्लियर होगा कि किस तरीके से डिसीजन ट्री बनाया जाता है। बट फिलहाल आप इतना ध्यान में रखें कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक स्टेज का डिसीजन हमारे नेक्स्ट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लेटर स्टेजेस पर हम बेस्ट चीज क्या हो सकती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि आज के टाइम में हमें क्या डिसीजन लेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर से स्टार्ट करके हम प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो फाइनल क्या पे ऑफ हमें मिलेगा, और बीच में जितने हमने डिसीजंस लिए हम उसको रिवर्स ऑर्डर में इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए हम वो लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको रोल बैक टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि हम उल्टा स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएट करना चीजों को। ठीक है। इसीलिए इसे
रोल बैक टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा देखते हैं डिसीजन ट्री की जरा सी थ्योरी देखते हैं, ताकि आपको उसमें पता लग जाए हमें किन किन टर्म्स का, किन किन चीजों का पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमने मेंशन किया है, अ डिसीजन ट्री इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन एंड इवेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सेम वही है जैसे हमने पहले पढ़ा। इवेंट क्या होते हैं? स्टेट्स ऑफ नेचर। एक्शन हो गया जो स्ट्रैटेजी हम चूज करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन इवेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर। पहले केस में सिंगल स्टेज डिसीजन मेकिंग में सीक्वेंसेस नहीं थे, क्योंकि हमने एक ही बार डिसीजन लेना था। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसीलिए हमने कहा है सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब जब हम ये डिसीजन ट्री बनाएंगे तो उसमें हमारे पास स्क्वायर्स और सर्कल्स होंगे। ठीक है, अ ट्री, द ट्री विल बी हैविंग सेवरल ब्रांचेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्क्वायर्स और फ्रॉम सर्कल्स। जहां पर भी हम स्क्वायर बनाएंगे वो हमारा बताएगा डिसीजन नोड। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अ स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन नोड एंड अ सर्कल रिप्रेजेंट्स अ चांस नोड। चांस क्या हो गया? इवेंट। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद जब हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, वो कैसे करना है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, थ्रू द ट्री। दिस इज कॉल्ड रोल बैक टेक्निक। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, और क्राइटेरिया हमें यहाँ पर क्या चूज करना है? क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिसीजंस आर मेड इन द डिसीजन ट्री अप्रोच इज जनरली एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो डिसीजन रूल हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? जब हमने हर स्टेज पर डिसीजन के लिए हमने कुछ सिचुएशंस को इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हमने प्रिंसिपल कौन सा लगाना है? एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल क्या होता है? हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते हैं, और वो हमें कैसे मिलता है? जो भी प्रोबेबिलिटी हमें उस चांस की गिवन होगी इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पे ऑफ। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ हम डिफरेंट डिसीजंस का निकालेंगे, और उनमें से जहां पर जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम पे ऑफ मिलेगा, जिसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैक्सिमम होगा, हम वो वाला डिसीजन चूज करते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे हम डिसीजन ट्री बनाते हैं और हम कैसे डिफरेंट स्टेजेस को इवेलुएट करते हैं टू रीच एट द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को बहुत केयरफुली पढ़ें, अगर क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए बहुत पेशेंटली आपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। हमने बहुत ध्यान से ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या हमें डिसीजन लेना है और उनके आगे इवेंट्स क्या क्या पॉसिबल हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ फाइनेंस मैनेजर इज कंसिडरिंग ड्रिलिंग अ वेल, राइट? In the past, only 70% of wells drilled were successful at 20 meters depth in that area. ठीक है? Moreover, on finding no water at 20 meters, some persons in that area drilled it further up to 25 meters, but only 20% struck water at that level. Prevailing cost of drilling is 500 rupees per meter. The finance manager estimated that in case he does not get water in his own well, he will have to pay 15,000 rupees to buy water from outside for the same period of getting water from the well. The following decisions are considered. क्या decisions है? Do not drill any well, drill up to 20 meters, and if no water is found at 20 meters, drill further up to 25 meters. ठीक है? Draw an appropriate decision tree and determine the finance manager's optimal strategy. तो देखिए एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको पे ऑफ, प्रॉफिट, रेवेन्यू ऐसी कोई टर्म मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, क्या गिवन है? प्रिवेलिंग कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे, और जहां पर हमें सबसे कम कॉस्ट मिलेगी हम वो वाला डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने अपने अकॉर्डिंगली वो नोट कर लेनी है, क्योंकि बार बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ना कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसीलिए अपने साथ साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने हिसाब से लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे कॉस्ट की। उसके अलावा जब आप स्टेटमेंट पढ़ो
तो उसको एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा है कि एक फाइनेंस मैनेजर है जिसको क्या कंसिडर करना है कि वो वेल ड्रिल करे या ना करे, क्योंकि बाद में यही है ना लास्ट में, द फॉलोइंग डिसीजंस आर कंसिडर्ड, कि डू नॉट ड्रिल एनी वेल, या फिर ड्रिल करो 20 मीटर्स तक, और अगर 20 मीटर्स पे भी जाके पानी नहीं मिलता है तो फर्दर 25 मीटर्स तक ड्रिल करो, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस है हमारे पास, हमने इन तीनों में से कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए उन्होंने कहा है कि 20 मीटर्स पे 70% सक्सेस रेट है, कि 70% ऑफ द वेल्स ड्रिल्ड एट 20 मीटर्स डेप्थ, तो वहां पर वो सक्सेसफुल हुआ, वहां पानी मिल गया, ठीक है। मोर ओवर, जब 20 मीटर्स पे पानी नहीं मिला तो कुछ लोगों ने 25 मीटर्स तक भी ड्रिल करके देखा है, ठीक है। और 25 मीटर्स पे कितने परसेंट चांसेस हैं पानी मिलने के? ओनली 20%। इसका मतलब 80% चांसेस हैं पानी नहीं मिलने के, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग हमें गिवन है, और अगर हम ड्रिल नहीं करते हैं, हम मतलब हमें देखना है कि वो हमें ज्यादा महंगा पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो अगर हमें पानी नहीं मिलता है 25 मीटर्स तक जाने पर भी, तो द फाइनेंस मैनेजर विल हैव टू वे, फिर हमें कहीं बाहर से पानी अरेंज करना है, उसके लिए कितना कॉस्ट हमें पड़ेगा? 15,000 रुपए हमें पे करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या डिसीजन हमें लेना है? देखिए हमने कहा था डिसीजन नोड जहां पर भी बनाना है वहां हमने स्क्वायर यूज करना है, जहां पर भी इवेंट्स होंगे, चांस या इवेंट हम बोलते हैं, इवेंट और चांस, ठीक है। चांस नोड के लिए हमने सर्कल बनाना है, राइट। तो देखिए अब जो हमें फाइनल डिसीजन लेना है ना, वहां से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले डिसीजन हमने क्या लेना है, नंबरिंग हम बाद में करेंगे, राइट। तो मेन हमारे डिसीजंस क्या है? हम यहाँ 2 ही क्यों ले रहे हैं? आपको क्वेश्चन में तो बोला गया 3, लेकिन 3 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि देखिए पहला है डू नॉट ड्रिल एनी वेल, ठीक है। तो पहला तो हमारा डिसीजन आ गया डू नॉट ड्रिल, ठीक है। और दूसरा हमारा डिसीजन है ड्रिल अप टू 20 मीटर्स, क्योंकि वो तो करना ही करना है, 20 मीटर तक तो पहले जाना ही जाना है, ठीक है। ड्रिल अप टू 20 मीटर्स, राइट। अगर पानी नहीं मिलता है 20 मीटर्स पे तो हमने ड्रिल करना है 25 मीटर्स पे, ठीक है। तो देखिए ये दो मेन डिसीजंस हैं, डू नॉट ड्रिल, यहाँ बात ही खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा बात है ड्रिल अप टू 20 मीटर्स। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटीज हैं इसलिए हमने सर्कल बनाया, चांस नोड बनाया, ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या है? नो वाटर, या फिर हमें पानी मिल जाएगा, ठीक है। पानी मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। नहीं मिला तो हमें क्या करना है? इफ नो वाटर इज फाउंड तो हमें डिसीजन क्या लेना है? ड्रिल अप टू 25 मीटर्स, ठीक है। अब फिर हमारी मर्जी है, ठीक है, कि हम अगर पानी नहीं मिला है तो हम यहीं पर रुक जाएं या फिर ड्रिल करें 25 मीटर्स तक। ड्रिल अप टू, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि कुछ लोगों ने ड्रिल करके देखा था तो 20% ही लोगों को पानी मिला था, ठीक है। तो ड्रिल अप टू 25 मीटर्स, या फिर हम यहीं पर रुक जाएं, डू नॉट ड्रिल फर्दर, डू नॉट ड्रिल फर्दर, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, राइट। अब अगर हमने ड्रिल किया 25 मीटर तक तो भी अब चांसेस हैं वाटर मिले या ना मिले, ठीक है। तो डू नॉट सॉरी, जब हमने ड्रिल किया फिर हमारे पास क्या चांसेस आ जाते हैं? अगेन नो वाटर एंड वाटर, नो वाटर और वी गेट वाटर, ठीक है। अब इसके कितने परसेंट चांसेस हैं? चलिए वो हम बाद में लिखते हैं। तो फिलहाल नो वाटर एंड वी गॉट वाटर, राइट। और बस इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए और हमारे पास क्या चीजें हैं। देखिए जब हमने ड्रिल नहीं किया पहले ही स्टेज पे, अब हम उल्टा चलते हैं, यहाँ 1 2, पहले हम ये 1 को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको एग्जामिन करेंगे जो सबसे पहले है, ठीक है। हमने बैकवर्ड्स चलना है। तो देखिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर हम ये पहले से स्टार्ट करें, उल्टा ही लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 में हम इसको लिख देते हैं 1
और इसको लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, तो चलिए अब हमने फाइनल देखना है डिसीजन 1 क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे। हम पहले डिसीजन नोड 2 को इवैल्यूएट करेंगे, फिर 1 को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, उससे भी पहले हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और जो जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम नोड 1 डिसीजन नोड 1 पे देखिए, डू नॉट ड्रिल है ना। जब हम ड्रिल नहीं कर रहे हैं तो हमें बाहर से पानी लेना पड़ेगा, तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 15,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर हमने ड्रिल अप टू 20 मीटर्स किया, पानी नहीं मिलने के चांसेस और पानी मिलने के चांसेस ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 70% ऑफ वेल्स ड्रिल्ड वर सक्सेसफुल एट 20 मीटर्स। तो मतलब पानी मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, 70% है ना। तो ऑब्वियसली नो वाटर की कितनी हो गई, 0.3। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है, जब हमने आगे ड्रिल किया अप टू 25 मीटर्स, तो 25 मीटर्स में पानी मिलने के चांसेस हैं 20%। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वाटर की प्रोबेबिलिटी 0.2, तो ऑब्वियसली नो वाटर की खुद ही आ जाएगी 80%, 0.8। ठीक है, उसके अलावा और क्या गिवन है हमारा, बाद में अब जो कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी है वो हम अगले स्टेप में थोड़ी सी डायग्राम क्लियर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमने यहाँ पर सारी मेंशन कर दी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कैलकुलेशंस कैसे करनी है, हमने इन नोड्स को इवेलुएट कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये क्लियर डायग्राम बनाई है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, देखिए हमने पहला डिसीजन नोड लिया है और यहाँ पर हमारे क्या दो डिसीजंस हैं जिनको हमने, जिनमें से एक चूज करना है। वो है फर्स्ट इज डू नॉट ड्रिल और दूसरा है ड्रिल अप टू 20 मीटर्स। ठीक है, इसी के साथ अब हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन साथ में ही लिखते जाते हैं ताकि हमें बाद में कैलकुलेशन में इजी हो जाए। देखिए जब हम ड्रिल नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं बाहर से पानी लेना पड़ रहा है, तो हमारा वहां कितना खर्चा आएगा, 15,000 रुपीज। मैं यहाँ रुपीज नहीं लिख रही हूँ, दिस इज 15,000 रुपीज। ठीक है, अगर हम ड्रिल करते हैं 20 मीटर्स तक, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, पानी मिल सकता है और नहीं मिल सकता है। ठीक है, देखिए पानी मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और नो वाटर नहीं मिला उसके 30%। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर देखिए अगर हमें पानी मिल जाता है तो हमें इस यहाँ पर कितना खर्चा पड़ा। हाँ, देखिए क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, वहां पर लिखा हुआ था 500 रुपीज पर मीटर कॉस्ट पड़ती है ड्रिलिंग की। ठीक है, तो ये हमें 20 मीटर्स पर अगर पानी मिल गया है तो टोटल हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 500 रुपीज इंटू 20 मीटर्स हम गए हैं ना, 20 मीटर्स ड्रिल किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर पानी नहीं मिलता है तो उस केस में फिर हम करेंगे ड्रिल अप टू 25 मीटर्स, या फिर हम ड्रिल नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं पर रुक जाएंगे, नहीं पानी मिला तो रुक जाएंगे, या फिर हम ड्रिल करेंगे 25 मीटर्स तक। अगर हम रुक जाते हैं तो हमारा कितना खर्चा हुआ, देखिए एक तो ड्रिल करने का खर्चा प्लस हमें पानी जो नहीं मिला तो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है 15,000 का, वो भी खर्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना खर्चा आएगा, 15,000 प्लस हमने ड्रिल कितना किया है, 20 मीटर्स तक ही। ठीक है, अभी हम 25 मीटर्स वाले पे नहीं गए हैं, हमने अभी क्या कहा है, 20 मीटर्स तक ड्रिल किया और पानी नहीं मिला, तो हमारा खर्चा कितना हो गया, 20 मीटर्स का 500 रुपए पर मीटर, तो 500 इंटू 20 प्लस जो हमें 15,000 बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको टोटल करेंगे ये आ जाएगा हमारा 25,000 रुपीज। ठीक है, चलिए कैलकुलेशंस आप साथ साथ चेक करते जाइएगा। उसके बाद अब दूसरा क्या है, ड्रिल अप टू 25 मीटर्स। अगर हम 25 मीटर्स तक ड्रिल करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, तो उसके फर्दर क्या दो चांसेस पॉसिबल हैं, 20% की पानी मिलेगा, 0.2 प्रोबेबिलिटी, और 0.8 इज द प्रोबेबिलिटी की पानी नहीं मिलेगा, 80% चांसेस है पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तो पानी मिल गया तो हमारा खर्चा यहाँ पर कितना हुआ, हमने 25 मीटर्स तक ड्रिल किया है और पर मीटर 500 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 25 मीटर्स तक ड्रिल किया है, ये आ जाएगा आपका 12,500 रुपीज। ठीक है, और अगर पानी नहीं मिलता है तो कितना खर्चा हो गया, एक तो 25 मीटर्स ड्रिल करने का खर्चा 500 रुपए के हिसाब से, और दूसरा हमें बाहर से पानी लेना पड़ेगा तो उसका 15,000 खर्चा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस
500 इंटू 25 मीटर्स ड्रिल करने का, ठीक है। तो ये टोटल आपका आता है 27,500। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यही चीजें अब हम टेबल में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ नीचे टेबल बना हुआ है, हमने लिखे हैं 2 डिसीजन नोट्स 2 एंड 1। उसके बाद हमने उनके चांस नोट्स लिखे हैं। डिसीजन नोट 2 पे हमारे पास क्या चांस नोट्स हैं? नो वाटर एंड वाटर। यहाँ पर है ड्रिल अप टू 25 मीटर्स एंड डू नॉट ड्रिल, तो हमने लिखा है ड्रिल अप टू 25 मीटर्स एंड स्टॉप। स्टॉप का मतलब डू नॉट ड्रिल, ठीक है। तो ड्रिल अप टू 25 मीटर्स एंड स्टॉप। और 1 डिसीजन नोट जो है उस पे हमारे पास 2 डिसीजंस क्या है? डू नॉट ड्रिल, ड्रिल अप टू 20 मीटर्स। तो हमने डू नॉट ड्रिल, ड्रिल अप टू 20 मीटर्स ये चांस नोट्स लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो चलिए अब यहाँ पर चांस नोट्स हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम उनको इवेलुएट करेंगे, हम सीधे ऑप्शंस ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं ड्रिल अप टू 25 मीटर्स की, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ, यही करते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पर नो वाटर और वाटर की प्रोबेबिलिटी है 0.8 एंड 0.2। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी बन जाएगी यहाँ पर? हम लिखते हैं 0.8 इंटू 27,500 प्लस 0.2 इंटू 12,500। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है। जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। हम ऊपर ही रुपीस लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, हम यहाँ यूनिट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर टोटल इसको करेंगे तो आएगा 24,500, ठीक है। और अगर हम स्टॉप कर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना है? 25,000, ठीक है, 25,000। अब इन दोनों में से बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा हमारे पास? हम ड्रिल करें 25 मीटर्स तक या फिर स्टॉप कर दें। तो हमारी कम कॉस्ट कहाँ पर पड़ रही है? यहाँ 25 मीटर्स में। तो हमारा यहाँ पर डिसीजन क्या आ जाएगा? हम डिसीजन लेंगे ड्रिल अप टू 25 मीटर्स, ड्रिल अप टू 25 मीटर्स, राइट। चलिए अब हम फर्स्ट वाले नोट को इवेलुएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक ऑप्शन है डू नॉट ड्रिल, ठीक है। तो डू नॉट ड्रिल पे तो हमें पता है हमारा कितना है यहाँ पर 15,000, हमें बाहर से पानी लेना है। तो यहाँ हमारा आ जाता है 15,000, ये क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा आता है ड्रिल अप टू 20 मीटर्स। तो ड्रिल अप टू 20 मीटर्स के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए इस केस में हम क्या करते हैं कि 20 मीटर्स में हमारे पास एक ये है वाटर एंड नो वाटर, ठीक है। वाटर पे तो हमारा 10,000 है, वो तो हमारा हो जाएगा 0.7 इंटू 10,000। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी नो वाटर की है 0.3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हमारे पास आगे ये दो थे ड्रिल अप टू 25 मीटर्स एंड डू नॉट ड्रिल, इन दोनों में से हमारा क्या चूज हुआ है? ड्रिल अप टू 25 मीटर्स, और उसका टोटल कितना आया था? 24,500, है ना। तो अब हम 0.3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24,500 के साथ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? 0.3 इंटू 24,500 प्लस 0.7 इंटू 10,000, ठीक है। और इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 14,350, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइनल डिसीजन क्या आ जाएगा? देखिए अब ड्रिल अप टू 20 मीटर्स का आंसर आ रहा है 14,350, ठीक है। और डू नॉट ड्रिल का कितना आ रहा है? 15,000। तो इन दोनों में से बेटर क्या है? ये कम वाला कौन सा है? 14,350। तो हमारा डिसीजन क्या रहेगा यहाँ पर? ड्रिल अप टू 20 मीटर्स, ड्रिल अप टू 20 मीटर्स, ठीक है। सो
फाइनल हमारा डिसीजन क्या है, हम ड्रिल करेंगे 20 मीटर्स तक, और उसके बाद अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम ड्रिल करेंगे अप टू 25 मीटर्स तक। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड आवर बेस्ट अल्टरनेटिव, वी फाइंड आवर बेस्ट डिसीजन with the help of decision tree. So I hope this example is clear. तो इसी के साथ हमारा decision tree का topic is over और decision theory is also over. अगर आपको इसमें और कोई topic समझना है तो comment section में आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ I'll take your leave. मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।